अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमने लास्ट टाइम जहाँ पे हमने एंड किया था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स की हमने 3 क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी, या हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी कि लिपिड्स को आप सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और ड्राइव्ड लिपिड्स में क्लासीफाई करते हैं। तो वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी तो मैंने उसको वहाँ पे स्टॉप कर दिया था। अब हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है डिराइव्ड लिपिड्स के बारे में, ठीक है। उस वीडियो में हमने जस्ट डेफिनेशन की थी और इसकी एग्जांपल के नाम देखे थे। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अ नोट ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, तो आपने सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और ड्राइव लिपिड्स की नाम लिख के यहाँ तक क्वेश्चन मेंशन करना है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अ नोट ऑन सिंपल लिपिड, तो फिर आपने सिंपल लिपिड को डिफाइन करके उसकी 2 टाइप्स हैं जिसमें फैट और ऑयल्स आते हैं और वैक्सेस आती हैं, उनको डिफाइन करना है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कंपाउंड लिपिड्स, तो आपने बस यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफाइन करना है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अ नोट ऑन डिराइव्ड लिपिड्स, तो सिर्फ आपने यहाँ से यहाँ तक नहीं लिखना, बल्कि आपने यहाँ से लिखना शुरू करना है और इसकी ये जो टाइप्स हैं ये सारी आगे डिटेल में बताई हुई हैं। तो फिर आपने इसको सारे को मेंशन करना है। तो आज का जो बेसिक आपका क्वेश्चन है वो आता है कि व्हाट आर द ड्राइव लिपिड्स एंड राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन ड्राइव लिपिड्स। तो ड्राइव लिपिड्स क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमने सिंपल लिपिड्स या कंपाउंड लिपिड्स की हाइड्रोलिसिस के ज़रिए से या उन सिंपल लिपिड्स या कंपाउंड लिपिड्स के ऊपर वाटर की मौजूदगी में इनकी ब्रेक डाउन करके हम नए लिपिड्स बनाते हैं। उन लिपिड्स को आप क्या कहते हैं? ड्राइव लिपिड्स। इनमें एग्जांपल्स आती हैं कि इसमें फैटी एसिड्स भी आ सकते हैं, ग्लिसरॉल भी आते हैं, स्टेरॉइड्स भी आते हैं, स्टीरोल्स भी आते हैं, एल्डिहाइड्स भी आते हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स भी आते हैं। हमने लिखा था लास्ट टाइम कि कौन कौन से विटामिन्स ऐसे हैं जो कि आपके पास लिपिड सॉल्युबल है, सॉरी मैं वाटर सॉल्युबल कह गई हूँ, लिपिड सॉल्युबल हैं। तो आपके पास विटामिन ए, डी, ई और के, एडिक, ये क्या है? आपके पास लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स हैं। इसके अलावा दुनिया में जितने भी विटामिन्स हैं वो सारे के सारे आपके पास वाटर सॉल्युबल होते हैं। इस दफ़ा ये क्वेश्चन आया हुआ था कि डिफाइन 2022 का जो पेपर था माइक्रो बायोकेमिस्ट्री का, उसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन एक तो आया हुआ था कि क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपल लिपिड्स बताएं या सिंपल लिपिड्स को क्लासिफाई करें। दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था वो था कि व्हाट आर द विटामिन्स, क्लासीफाई द लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स एंड द वाटर सॉल्युबल लिपिड्स, सॉरी विटामिन्स। सो जो लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स है उसमें आपने ये 4 के नाम लिखने थे और इसके अलावा जितने भी विटामिन्स हैं B1, B2, B5, B6, B9, B12 और विटामिन सी, वो कौन कौन से वो किस में आते हैं? वो वाटर सॉल्युबल में आते हैं, ठीक है। तो बड़ा शॉर्ट सा क्वेश्चन था, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव उसमें जाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको छोटी मोटी भी इंफॉर्मेशन थी तो आप वो 5 नंबर का क्वेश्चन आसानी से अटैम्प्ट कर सकते थे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि जो ड्राइव लिपिड्स हैं उसमें हमने कौन कौन सी एग्जांपल्स पढ़नी है। ड्राइव लिपिड की पहली टाइप आ जाती है, ये एग्जांपल आती है फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? जब आप फैट्स को तोड़ते हैं, हाइड्रोलिसिस क्या होती है? वाटर की मौजूदगी में फैट्स को या लिपिड्स को तोड़ना। इस तो क्या रिजल्ट बनता है? आपके पास फैटी एसिड्स बनते हैं। आपको पता है कि लिपिड्स किससे मिलकर बनते हैं? फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं। तो जब आप लिपिड्स को तोड़ेंगे या फैट्स को तोड़ेंगे तो क्या चीज़ बनेगी? फैटी एसिड्स बनेंगे। इनके अंदर आपको पता है जनाब कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और इनके साथ COOH, जिसको आप कार्बो ऑक्जेलिक ग्रुप कहते हैं या जिसको आप फैटी एसिड भी कहते हैं, ये मौजूद होता है। दे आर एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या होते हैं? ये तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था जब हमने सिंपल लिपिड्स पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने ग्लिसरॉल को रिएक्ट करवाया था कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो वहाँ मैंने आपसे कहा था कि फैटी एसिड को आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं। अब लफ्ज़ है एलिफेटिक। एलिफेटिक वो कंपाउंड्स होते हैं जो एक सीधी चेन में अरेंज होते हैं, ठीक है, और वो नॉन एरोमेटिक होते हैं। अरोमा का मतलब होता है स्मेल होना, कोई खुशबू होना उनकी। ऐसे कंपाउंड जो सीधी चेन में अरेंज हों और उनकी अपनी कोई खुशबू ना हो, कोई स्मेल ना हो, उन्हें आप क्या कहते हैं? एलिफेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो अगर MCQ आ जाए कि एलिफेटिक क्या चीज़ें होती हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो स्ट्रेट चेन में होते हैं, मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है, और ये नॉन एरोमेटिक होते हैं, इनके अंदर कोई स्मेल नहीं होती। उसके बाद आपके पास आ जाता है जनाब इनकी फैटी एसिड को आप कैसे क्लासिफाई करते हैं। ये मैं आपको एक पेज के ऊपर समझाती हूँ। पहले आपको दिखा देती हूँ कि बुक के अंदर कैसे मेंशन हुआ हुआ है। बुक के अंदर मेंशन हुआ हुआ है जनाब कि फैटी एसिड 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड,
एक होते हैं नॉन सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। चलो यहीं से समझा देते हैं, आई होप आपको यहाँ से समझ आ जाएगा। हमने 3 प्रॉपर्टीज सैचुरेटेड फैटी एसिड की लिखनी है और 3 प्रॉपर्टीज हमने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की लिखनी है, ठीक है। याद रखिएगा, एस से सैचुरेटेड, एस से सिंगल। ऐसे लिपिड्स जिनके दरमियान में सिंगल बॉन्ड होता है उनको आप क्या कहते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। ऐसे लिपिड्स जिनके दरमियान में सिंगल बॉन्ड होता है उनको आप सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। या अगर आप इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा घुमा के लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ऐसे लिपिड डेट डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड, जिनके अंदर डबल बॉन्ड नहीं होता उनको आप क्या कहते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इस तरह से लिख लें, इस तरह से लिख लें, एक ही बात है। अब वो कहते हैं कि कौन से फैटी एसिड्स ऐसे हैं, आपके एनिमल फैटी एसिड हैं या प्लांट फैटी एसिड हैं जो सैचुरेटेड होते हैं, यानी कि जिनका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो आपको सिंगल ही बॉन्ड नज़र आएगा। तो जितनी भी एनिमल फैट होती है वो सारी की सारी सैचुरेटेड होती है, सही है। यानी एनिमल का गोश्त, दूध, दही, अंडे, ये सब का जो केमिकल स्ट्रक्चर है इनके अंदर आपको सिंगल बॉन्ड नज़र आता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? एनिमल फैट जो है वो क्या है? सैचुरेटेड है, ठीक है। 2 प्रॉपर्टीज हो गई। पहली प्रॉपर्टी, इनमें सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड नहीं होता। दूसरी प्रॉपर्टीज, दुनिया में जितने भी एनिमल फैट हैं वो सारी की सारी आपके पास सैचुरेटेड होती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी याद रखिएगा, जब आपने एनिमल फैट की बात कर दी है तो आपको पता होगा कि जब आप एनिमल फैट निकालते हैं, याद रखने के लिए, जानवर के गोश्त से जो फैट हासिल होती है वो सॉलिड हालत में होती है। तो जितने भी सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। एस से सॉलिड, एस से सिंगल, एस से सैचुरेटेड। याद रखने के लिए कि आप मिक्स ना कर दें। सैचुरेटेड फैटी एसिड की क्या प्रॉपर्टी है? सिंगल बॉन्ड होगा और रूम टेम्परेचर पे क्या होंगे? सॉलिड होंगे। और आपको पता है सॉलिड क्या चीज़ें होती है रूम टेम्परेचर पे? जानवर की चर्बी। तो कौन सी फैट सैचुरेटेड में आएगी? आपके पास एनिमल फैट आएगी। इसका जो रिवर्स है वो अनसैचुरेटेड आता है, ठीक है। एग्जाम्पल वो आपको दे रहा है कि कोई एक एग्जाम्पल बताएं जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो एग्जाम्पल है ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसमें ये जो केमिकल स्ट्रक्चर है या फार्मूला है, इसके अंदर तमाम के अंदर आपको सिंगल बॉन्ड नजर आएगा, डबल बॉन्ड कहीं पे नजर नहीं आएगा। बाज़ औक़ात MCQ में एग्जाम्पल भी पूछ ली जाती है और साथ साथ उसका फार्मूला भी पूछ लिया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपने याद करनी है, ठीक है जी। अब आ जाए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं। हमने कहा था सैचुरेटेड वो थे जिनमें सिंगल बॉन्ड था, अनसैचुरेटेड वो होंगे जिनके अंदर एक या ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। सिंगल बॉन्ड भी होगा लेकिन कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, लेकिन पूरे स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं आपको डबल बॉन्ड नज़र ज़रूर आएगा। उसे आप क्या कहते हैं? दीज आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। अब इसमें हमने क्या कहा था? जो सैचुरेटेड है सिंगल बॉन्ड है और रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, इनमें डबल बॉन्ड है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। और आप अगर आप थोड़ा सा इसको नॉर्मलाइज करें तो आप देखें, आप प्लांट से जितनी भी फैट्स निकालते हैं, प्लांट से क्या निकलता है? मोस्टली प्लांट से ऑयल्स निकलते हैं ना आपके पास, बादाम का तेल, जैतून का तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, मोस्टली जो चीज़ें आप निकालते हैं प्लांट से वो ऑयल्स की शक्ल में निकालते हैं। वो सारे के सारे क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जो प्लांट फैट होती हैं वो अनसैचुरेटेड होती हैं और वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। सो ये तीन प्रॉपर्टीज़ आपको दोनों की आनी चाहिए और इनको आपने मिक्स नहीं करना। इनको अगर आप समझ के याद करेंगे तो ये कभी भी आपको नहीं भूलेंगी। उसके बाद देखिएगा कि अनसैचुरेटेड में कौन सी एग्जाम्पल्स आती हैं। ओलिक एसिड जिसका फार्मूला ये है C18H33COOH, और है एराकिडोनिक एसिड जिसका फार्मूला है C19H31COOH। तो ये तीनों आपको पता होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल सैचुरेटेड की है, 2 एग्जाम्पल आपको दी हुई हैं उसने अनसैचुरेटेड की, और तीनों के फार्मूलाज आपको आने चाहिए। अब अगर थोड़ा गौर करें तो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी होते हैं और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी होते हैं। मोनो का मतलब होता है सेम, ठीक है। पॉली का मतलब होता है मैनी। ऐसे फैटी एसिड्स जिनको जब आप तोड़ेंगे तो इसमें से जो फैटी एसिड्स बनेंगे या छोटे यूनिट बनेंगे वो सारे के सारे दिखने में एक जैसे होंगे। उनको आप क्या कहेंगे? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यानी कि अगर मैं कहूँ कि मैंने इस शक्ल के 10-12 चीज़ों को आपस में जोड़ा है और मैंने एक फैटी एसिड बनाया है, जब मैं इनको ब्रेक करूँगी
तो हर जो कंपाउंड या हर जो सब्सटेंस अलग होगा उसकी सेम शेप है। तो मैं लिख सकती हूँ कि ये मोनो अनसैचुरेटेड है, यानी इनके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो उनको तोड़ने के बाद सब एक जैसी नजर आएंगी। पोली का मतलब है कि ये जो कंपाउंड है इसके अंदर कोई फैटी एसिड इस शक्ल का है, कोई फैटी एसिड इस शक्ल का है, कोई फैटी एसिड इस शक्ल का है, कोई फैटी एसिड इस शक्ल का है। बहुत सारे डिफरेंट किस्म के फैटी एसिड मिल के क्या बनाते हैं? पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पोली मीन मैनी, मोनो मीन सेम, एक ही तरह के फैटी एसिड्स, जो ऐसा एसिड जिसमें एक ही तरह के फैटी एसिड्स हों, शेप एक ही हो, स्ट्रक्चर एक ही हो, उसको आप मोनो अनसैचुरेटेड कहते हैं। ऐसे फैटी एसिड जिनमें डिफरेंट तरह के फैटी एसिड आपस में ज्वाइन होते हैं उसको आप क्या कहते हैं? पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आपकी बुक में इसकी डिटेल नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बस पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया? अगर आपके पास क्वेश्चन आता है डिराइव्ड लिपिड्स लिखें, तो आपने डिराइव्ड लिपिड्स को डिफाइन करना है, एग्जाम्पल देनी है, फैटी एसिड बताने हैं और फैटी एसिड की टाइप बतानी है। आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन फैटी एसिड्स, ठीक है। तो फिर आप फैटी एसिड को डिफाइन करेंगे और साथ में इसको यहाँ से यहाँ तक इसकी क्लासिफिकेशन लिखेंगे। अब आ जाएं जनाब डिराइव लिपिड्स में। एक तो आपने टाइप पढ़ी थी फैटी एसिड, दूसरी टाइप आपने पढ़ी थी स्टेरॉइड्स। एग्जाम्पल कि डिराइव लिपिड की एग्जाम्पल में क्या आता है? स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स को मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टेरॉइड्स क्या होते हैं। हमारी जो किडनी है उसके ऊपर ग्लैंड होता है जिसको आप एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। उस ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं, एक बाहर वाला हिस्सा जिसको आप एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं और एक अंदर वाला हिस्सा जिसको आप एड्रीनल मेडोला कहते हैं। स्टेरॉइड्स नेचुरली तौर पर ऐसे लिपिड सॉल्युबल विटामिन हैं, हार्मोन्स हैं जो कि हमारी बॉडी से या हमारे एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं और हमारी बॉडी में मसल्स को मजबूत बनाते हैं, साथ साथ हमें एलर्जिक रिएक्शन से बचाते हैं, ठीक है। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनकी बॉडी में भी स्टेरॉइड्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं होते कि आप अपने मसल्स को फुला लें। तो फिर वो क्या करते हैं? वो बाहर से स्टेरॉइड्स लेना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से उनके मसल्स जो हैं वो फूलना शुरू हो जाते हैं, वो बॉडी बिल्डर्स कहलाते हैं। सो स्टेरॉइड्स की डेफिनेशन क्या है? आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। स्टेरॉइड्स जो हैं वो बायोलॉजिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी बायोलॉजिकली एक्टिव का मतलब है कि बॉडी के अंदर इनका कोई ना कोई फंक्शन होता है। फंक्शन मैंने आपको बता दिया है, एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटी एलर्जी का आप कह सकते हैं, और साथ साथ मसल्स जो है मसल मूवमेंट या मसल्स एनलार्जमेंट में मदद करते हैं। ये बायोलॉजिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड है विद 4 रिंग्स ऑफ कार्बन एटम। इसमें अगर आप स्ट्रक्चर देखें ना कभी स्टेरॉइड का, तो हम यहाँ बना लेते हैं इस तरह के ना, आपको 4 रिंग्स नजर आते हैं इसके स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर है। अब इन रिंग्स पे कहीं पे OH लगा होता है, कहीं पे कुछ लगा होता है, वो और चीज़ें हैं। तो डिफाइन क्या करना है हमने? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें 4 रिंग की शक्ल में कार्बन एटम जुड़े होते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, जिन्होंने FSC किया उन बच्चों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। तो क्या है? 4 रिंग की शक्ल में कार्बन एटम ज्वाइन हुए हैं। एक डेफिनेशन ये है। आपकी बुक क्या कहती है? आपकी बुक कहती है ये बड़े लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जो कि नेचुरली तौर पर बॉडी में पाए जाते हैं, और ये पाए जाते हैं नॉन स्पोनिफाइएबल फ्रैक्शन। स्पोनिफाइएबल का मतलब होता है जिनकी आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉन स्पोनिफाइएबल का मतलब क्या होता है? जिनको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता या जिनको आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। सो ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और ये नॉन स्पोनिफाइएबल फ्रैक्शन में होते हैं, यानी कि जिस तरह से प्रोड्यूस होते हैं उसी तरह से इफेक्ट दिखाते हैं। इनको मजीद आप हाइड्रोलाइज या इनकी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। बिलोंग टू द क्लास ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड द स्टेरॉइड्स। या आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपकी डेफिनेशन पूरी हो जाती है, तो बस आपने याद रखना है, ठीक है। बेसिक या आपसे अक्सर पूछ लेते हैं कि स्पोनिफिकेशन क्या होता है? स्पोनिफिकेशन वो अमल होता है जिसमें आप जो कंपाउंड होता है वो झाग प्रोड्यूस करता है। नॉन स्पोनिफाइएबल कंपाउंड्स क्या होते हैं? एक तो वो टूटते नहीं हैं, और जब वो टूटते नहीं हैं तो वो झाग पैदा नहीं करते। तो अगर आप इनको बॉडी में देखें तो बॉडी में इनके अंदर कभी भी झाग प्रोड्यूस नहीं होते, क्योंकि इनकी ब्रेक डाउन नहीं होती। जैसे आप सर्फ की एग्जांपल ले लें, सर्फ एक्सल की एग्जांपल ले लें। सर्फ एक्सल को आप पानी में डालते हैं,
उसमें जो छोटे छोटे से ज़र्रे होते हैं वो पानी के साथ मिक्स होते हैं, हाइड्रोलाइज होते हैं ना, वाटर की मौजूदगी में वो टूटते हैं, पानी के अंदर डिज़ोल्व होते हैं और वो क्या बना देते हैं, झाग बना देते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि जो सर्फ के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो स्पोनीफाइबल होते हैं, वो पानी की मौजूदगी में टूटते हैं और वो क्या करते हैं, झाग बनाते हैं। जबकि स्टेरॉइड्स क्या हैं, इनको अगर आप पानी में मिक्स करेंगे तो ना तो वो टूटेंगे पानी के अंदर, क्योंकि लिपिड्स पानी में डिज़ोल्व ही नहीं होते, पहली बात तो ये। तो जब वो डिज़ोल्व नहीं होंगे तो वो झाग भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है जी। तीसरी जो टाइप आती है ड्राइव्ड लिपिड्स में, वो आपके पास आते हैं स्टीरोल्स। स्टीरोल्स क्या होते हैं, ये स्टेरॉइड से ही निकाले जाते हैं। बस फ़र्क क्या है, ये जो केमिकल स्ट्रक्चर है इसमें अगर आप कहीं पे भी एक जगह पे OH या एक से ज़्यादा जगह पे OH ग्रुप अटैच कर दें तो वो स्टेरॉइड नहीं होता, वो स्टीरोल होता है। बात समझ आ रही है कि स्टेरॉइड और स्टीरोल में क्या फ़र्क है, कि इसी तरह के 4 कार्बन के रिंग्स हों सिंपली तो उसको आप स्टेरॉइड्स कहते हैं। इन रिंग में कहीं भी कम से कम एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप या एक OH ग्रुप अगर अटैच हो जाएगा तो उसको आप क्या कहेंगे, स्टीरोल्स कहेंगे। ये क्या होता है जनाब, सब ग्रुप होता है स्टेरॉइड्स का, स्टेरॉइड्स की टाइप में आता है, विच कंटेन 1 और मोर OH ग्रुप, जिसमें इसी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा OH ग्रुप जो है वो अटैच होते हैं। यहाँ पे आपकी डेफिनेशन वैसे पूरी हो जाती है और वो कहता है कि इसके अंदर कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो मौजूद नहीं होता। एग्जाम्पल वो आपको देता है कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रोल, हमारी बॉडी में जो चर्बी होती है उसको हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रोल। अक्सर आप सुनते हैं जी फलां बंदे का कोलेस्ट्रोल लेवल बढ़ गया है। जो मोटे लोग होते हैं, ओबीस लोग होते हैं, उनमें कोलेस्ट्रोल लेवल ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी बॉडी में जो चर्बी होती है वो जमा हो जाती है। तो हम कहते हैं जनाब आपका कोलेस्ट्रोल लेवल बढ़ा हुआ है, आप अपने खाने से जो ऑयली चीज़ें हैं उनका खाना इस्तेमाल जो है वो आप कम कर दें, अदरवाइज़ ये क्या करेगा, आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचाएगा। तो फ़ैट का ज़्यादा इस्तेमाल भी नुकसानदेह है, कम इस्तेमाल भी नुकसानदेह है। सो इसमें क्या क्या और मज़ीद चीज़ें आती हैं, इसमें आपके पास स्टेरॉइड्स आ जाते हैं, कोलेस्ट्रोल आ जाते हैं, अर्गोस्टिरोल आ जाते हैं, बाइल आ जाते हैं। बाइल क्या होता है, बाइल आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर लीवर होता है, जिगर जिसको आप कहते हैं। ठीक है, सपोज करें ये जिगर है आपके पास, जिगर के नीचे एक छोटा सा एरिया होता है, इसे आप कह रहे हैं जिगर या लीवर। इसके नीचे एक छोटा सा एरिया होता है, इसे आप कहते हैं गाल ब्लैडर। ठीक है, गाल ब्लैडर जिसको आप उर्दू में क्या कहते हैं, पित्ता। ठीक है, अब क्या होता है, लीवर जो है ना ये एक जूस पैदा करता है, उस जूस को कहते हैं बाइल जूस। बाइल जूस के अंदर ना लिपिड्स बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। बाइल जूस लीवर प्रोड्यूस करता है और उसको कहाँ स्टोर कर देता है, नीचे वाले हिस्से में, जिसको आपने क्या कहा है, गाल ब्लैडर। तो लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, उसको गाल ब्लैडर में स्टोर कर देता है। अब जैसे ही आप लिपिड्स खाते हैं, वो लिपिड जैसे ही आपकी छोटी आंत में पहुंचते हैं, बाइल जूस क्या करता है, ये पित्ता क्या करता है, आपका दरवाज़ा खोल देता है। दरवाज़ा खुलता है तो बाइल जूस निकलता है और जो भी आपने लिपिड की चीज़ खाई होती है ये उसके ऊपर अटैक करता है और आपके लिपिड्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने में मदद देता है ताकि आपको एनर्जी मिल सके। ठीक है, सो बाइल एसिड या बाइल जूस कैसी नेचर के होते हैं, लिपिड्स के होते हैं। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, मेल का रिप्रोडक्टिव हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल की बॉडी में सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करता है, यानी मेल की बॉडी में साइज़ का बढ़ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलप होना, आवाज़ का भारी होना, चेस्ट का चौड़ा होना, बॉडी पे हेयर की ग्रोथ होना, वो किसकी वजह से होता है, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की वजह से। और टेस्टोस्टेरोन की केमिकल नेचर क्या होती है कि वो ऑयली नेचर का होता है, वो स्टेरॉइड नेचर का होता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, फीमेल की करैक्टरिस्टिक डेवलप कराते हैं, फीमेल में ब्रेस्ट का डेवलप होना, फीमेल वेजाइना का प्रोड्यूस होना, फीमेल की आवाज़ का पतला होना। तो ये कौन प्रोड्यूस करता है, फीमेल हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये आप आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में जाके। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बस आपको एक हल्का सा आइडिया दिया है। इन दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो होते हैं ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स से। और याद रखिएगा मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन जो होता है वो मेल टेस्टिस से भी प्रोड्यूस होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन ओवरी से प्रोड्यूस होते हैं। तो जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं वो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से प्रोड्यूस होते हैं और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। 80 to 90% हार्मोन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन बाकी जो 10 से 20% हार्मोन होते हैं यही हार्मोन आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स से भी रिलीज होते हैं।
ये अक्सर वाइवा में पूछ लिया जाता है कि वो कौन से हार्मोन हैं जो एक ही हार्मोन है लेकिन बॉडी में दो मुख्तलिफ जगहों से रिलीज़ होते हैं। तो जो फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं ज़्यादातर वो रिप्रोडक्टिव एरिया से रिलीज़ होते हैं, लेकिन थोड़ी मिकदार में वो एड्रीनल कॉर्टेक्स से भी रिलीज़ होते हैं। मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊँगी जब हम इसके हार्मोन्स वाले चैप्टर पे पहुँचेंगे, ठीक है। अभी फिर बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास लास्ट जो एग्जांपल आती है वो आती है कोलेस्ट्रॉल। तो हमने फैटी एसिड्स में फ़ैट में 4 चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो फैटी एसिड्स की हेडिंग पढ़ी है, फिर हमने फैटी एसिड्स की सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पढ़ा है, फिर हमने स्टीरोल पढ़ा है, स्टीरॉइड्स पढ़ा है, और देन हम पढ़ रहे हैं कोलेस्ट्रॉल। ये मोस्ट अबंडेंट एनिमल स्टीरोल है। याद रखिएगा कि आपकी बॉडी में जो एनिमल के अंदर ये जानवरों के अंदर, ये एनिमल से मुराद है इंसान और जानवर, इंसान और जानवरों के अंदर जो चिकनाई होती है उसको क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि इंसान या की बॉडी के अंदर कौन सी वैक्स होती है, डैट इज़ कॉल्ड सीबम, ठीक है। तो इंसानों की बॉडी में कौन सी ड्राइव प्रोटीन होती है? कोलेस्ट्रॉल होती है। इट अकर्स इन ऑल एनिमल या ह्यूमन टिश्यूज़, और ये स्पेशली प्रोड्यूस होती है एड्रीनल ग्लैंड से, और हमारा नर्वस सिस्टम देखता है कि बॉडी में कब रिलीज़ करनी है, कब रिलीज़ नहीं करनी। नॉर्मल कितनी मिकदार होनी चाहिए हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की? ये आपका एमसीक्यू हो सकता है। 150 से 220 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होना चाहिए। ये इतनी मिकदार में अगर आप डेली रूटीन में कोलेस्ट्रॉल खाते हैं तो वो आपकी बॉडी नॉर्मल रहती है, आपको मोटापा नहीं होता, आपको हार्ट अटैक के इशूज़, एमआई के इशूज़, कंजस्टिव हार्ट फेलियर के इशूज़ नहीं होते। अगर आप इससे ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे तो फिर आप हाई ब्लड प्रेशर के, हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हो जाते हैं, फिर वो आपके लिए मसला प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो आपने एक ये लाइन याद करनी है, एक ये लाइन याद करनी है कि मोस्ट अबंडेंट होती है एनिमल के अंदर। उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं है, ये कहाँ होती है? प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि मेम्ब्रेन कैसे बनी हुई होती है। अगर आप मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें, जानदारों के अंदर मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, इंसानों में भी होती है, जानवर में भी होती है, प्लांट्स में भी होती है। अब उसमें होता क्या है कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन की सैंडविच की तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ऊपर भी लिपिड होते हैं, नीचे भी आपके पास क्या होते हैं? लिपिड होते हैं। दरमियान में क्या होता है? प्रोटीन्स होती हैं, लिपो, इसको फास्फोप्रोटीन भी कह सकते हैं, ठीक है, या इसको आप फास्फोलिपिड्स भी कह सकते हैं। ये भी इस दफ़ा एमसीक्यू आया हुआ था 2022 के पेपर में कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी आउटर कवरिंग किसकी बनी हुई होती है? प्रोटीन्स की, लिपिड्स की, कार्बोहाइड्रेट की, या फास्फोलिपिड्स की। तो जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग होती है वो फास्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है। दरमियान में क्या चीज़ होती है? प्रोटीन होती है। और इसके दरमियान में कहीं कहीं पे ऐसे लंबाई में एक स्ट्रक्चर होता है, डैट दीज आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स मेम्ब्रेन के अंदर भी हैं और मेम्ब्रेन के बाहर भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है कि मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनती है? प्रोटीन से भी। कौन सी मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन से भी, फास्फोलिपिड से भी, और कार्बोहाइड्रेट से भी। तो हम यहाँ पे क्योंकि कोलेस्ट्रॉल पढ़ रहे हैं, ऑयल पढ़ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि इंसान की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर भी लिपिड एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो मौजूद होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।